हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आपका कैरियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। भाई जैसे आप सबको पता है हम हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम मुग़ल एम्पायर कर रहे थे और मुग़ल एम्पायर में हम क्या क्या कर चुके हैं, चलो उसके बारे में जान लेते हैं। हम मुग़ल्स कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? मुग़ल आते हैं बाबर से, मतलब जो पहला रूलर आता है जो मुग़ल वंश की स्थापना करता है उनका नाम क्या है? बाबर। बाबर के बाद कौन आता है भाई? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर। अकबर के बाद कौन आता है भाई? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां। और शाहजहां के बाद जो लास्ट ग्रेट मुग़ल रूलर हुए थे उनका नाम है औरंगजेब। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के बाद मुग़ल रूलर, मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो जाता है, बट ये वो 6 बहुत बड़े जो राजा हुए मुग़ल्स के वो हैं। इसके बाद जो भी राजा बनता है उसके पास इतनी पावर नहीं थी, धीरे धीरे इनकी पावर डिक्लाइन हो रही थी। पर ये 6 लोग वो थे जिसने भारत पर बड़े लंबे समय में और बड़े मतलब पूरे भारत पर जिन्होंने राज किया। जैसे इनके बाद इनका लड़का आएगा औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह फर्स्ट। क्या आएगा? बहादुर शाह फर्स्ट। उसके टाइम के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहादुर शाह फर्स्ट आएगा, ये औरंगजेब का लड़का होगा। और इसके बाद भाई मुग़ल्स डिक्लाइन की तरफ होंगे, ठीक है। और ऐसी 1857 की जब क्रांति होती है, जो लास्ट रूलर जब होता है उसका नाम है बहादुर शाह सेकंड। फर्स्ट की जगह क्या हो जाएगा भाई? सेकंड, ठीक है। और उसके बाद तो भाई फिर आपको पता है ईस्ट इंडिया और ये सारी चीज़ें, मतलब अंग्रेज़ों की हुकूमत आ जाएगी। तो हम बाबर कर चुके हैं, हुमायूं कर चुके हैं, अकबर कर चुके हैं, जहांगीर कर चुके हैं, शाहजहां कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास का वो रहेगा औरंगजेब, ठीक है। और एक चीज़ और, शाहजहां का एक नाम और आता है, खुर्रम। क्या आता है भाई? खुर्रम। तो एक क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में कि खुर्रम नाम से किस मुग़ल रूलर को जाना जाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा भाई? शाहजहां। ऐसे ही जहांगीर का एक नाम और क्या है भाई? मैंने बताया था, सलीम। क्या नाम है? सलीम। ऐसी औरंगजेब का भी एक नाम आता है भाई, वो है आलमगीर। क्या है? आलमगीर। तो इस तरीके से भाई ये नाम भी आपको याद रखने हैं। जैसे अकबर का नाम क्या है भाई? क्या नाम है अकबर का? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम है वो आप सबको याद रखने हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई औरंगजेब से। हेडिंग लगाएंगे औरंगजेब। औरंगजेब। अब औरंगजेब के फादर का नाम लिखेंगे भाई। फादर कौन था इनका? अभी मैंने बताया भाई, शाहजहां। शाहजहां का एक और नाम है भाई, वो क्या था? खुर्रम। भाई इनकी मदर का नाम क्या है? वो नाम है भाई मुमताज। भाई जिनके लिए शाहजहां ने क्या बनवाया है? ताजमहल बनवाया है, ये वही मुमताज़ है, ठीक है। और इनका जो असली नाम था वो था अरुमंड बानो बेगम। क्या नाम है भाई इनका असली? अरुमंड बानो बेगम। तो भाई फादर का नेम क्या हुआ इनके? शाहजहां। और शाहजहां किस नाम से और जाना जाता है? खुर्रम के नाम से। मदर का नाम क्या है? मुमताज़। और इनका असली नाम क्या था? अरुमंड बानो बेगम। भाई जो शाहजहां है ना, शाहजहां की इच्छा थी कि इसके 4 लड़के थे भाई शाहजहां के, कि ये सोचता था कि शाहजहां के विचार में जो नेक्स्ट मुग़ल एम्पायर बनना था, मुग़ल रूलर बनना था, उसका नाम है दारा शिकोह। किसे भाई? दारा शिकोह। शाहजहां चाहता था कि भाई जो नेक्स्ट रूलर आए मुग़ल डायनेस्टी के अंदर वो कौन आए? दारा शिकोह। पर भाई औरंगजेब कैसे एक मुग़ल रूलर बनता है उसके बारे में जान लेते हैं। मैंने बताया भाई कौन थे? 4 इसके लड़के थे। एक है दारा शिकोह, एक का नाम है मुराद, और एक का नाम है भाई इसका शाह शुजा।
ठीक है। एक का नाम है दारा शिकोह, एक का नाम है मुराद, एक का है शाह शुजा और एक है औरंगजेब। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा देखना भाई राजा कैसे बनता है। एक गद्दी के लिए परिवार में लड़ाई हो जाती है। शाह शुजा किस पे अटैक कर देता है भाई, पहले शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है। ठीक है। पहला जो लड़ाई होगी शाह शुजा पे अटैक कर देगा ये। फिर उसके बाद क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे, ये इसको कह देगा औरंगजेब मुराद को कि भाई हम दोनों राज करेंगे, और ये दोबारा किस पे अटैक कर देते हैं, दारा शिकोह पे। अब इन दोनों ने किस पे अटैक किया, दारा शिकोह पे। देखना भाई औरंगजेब और पहला युद्ध किसके बीच में होता है, शाह शुजा के। इसमें शाह शुजा हार जाता है। अब क्या करते हैं भाई, मुराद और औरंगजेब मिलकर दारा शिकोह को हरा देते हैं, और इसको भाई क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, मतलब बंदी बना लेते हैं। अब जो लास्ट में होगा क्या होगा, औरंगजेब मुराद को भी हरा देता है। भाई औरंगजेब का तो मेन मकसद यही था कि वो कैसे राजा बने, तो औरंगजेब क्या करता है, वो मुराद को भी हरा देता है। अब बचा कौन, शाह शुजा। पर लास्ट में क्या होगा, औरंगजेब और शाह शुजा दोबारा ट्राई करता है कि भाई कि मैं जीत जाऊँ, राजा बन जाता हूँ। शाह शुजा औरंगजेब के ऊपर अटैक कर देता है और वो युद्ध हार जाता है। और देखना भाई क्या होगा इसके बाद, औरंगजेब एक राजा बनने के लिए मुराद की भी हत्या कर देता है, शाह शुजा की भी हत्या कर देता है, दारा शिकोह की भी हत्या कर देता है। और ऐसा कहते हैं भाई इतिहासकार, दारा शिकोह के 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे इसके, ये इनकी भी हत्या कर देता है। तो मतलब ये किसी को छोड़ता ही नहीं है, सब लोगों को क्या कर लेता है ये भाई, मार देता है। ऐसे ही शाहजहाँ के साथ क्या करता है भाई, जब इसको पता चल जाता है कि भाई इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ये शाहजहाँ को भी बंदी बना लेता है। क्या बना देता है भाई, बंदी बना लेते हैं। और कहते हैं कि भाई शाहजहाँ 8 साल तक, 8 ईयर्स तक क्या रहा, जेल के अंदर रहा। और जेल भाई कैसा था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ताजमहल है, जैसे मान लेती हैं ताजमहल है, यहाँ पे क्या है, एक रेड फोर्ट है भाई। दिल्ली में भी एक रेड फोर्ट है और आगरा में भी एक रेड फोर्ट है। तो आगरा के रेड फोर्ट में एक ऐसा कमरा है जहाँ पे खिड़की है और जहाँ से क्या दिखता है भाई, ताजमहल। इस कमरे में इसको 8 साल तक क्या कर देता है भाई, कैद करके रखता है, और इसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। भाई देखना, एक राजा बनने के लिए अपने भाई को मार दिया, अपने पिता को बंदी बना दिया। इस प्रकार से औरंगजेब क्या बनता है भाई, एक राजा बनता है मुगल एम्पायर में। ठीक है। अब आपको समझ आ चुका है कि भाई औरंगजेब अब राजा बन चुका है। अब औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी ना भाई, वो अकबर से और इनके जितने भी रूलर थे सबसे अलग थी। जैसे अकबर बड़ा दयालु था, दयालु इन द सेंस कैसा था भाई, वो हर धर्म की इज्जत करता था। जैसे वो सिख्स के साथ भी ठीक था, आपके राजपूत के साथ भी उसके रिलेशन ठीक थे, सबके साथ वो बना के रखता था। पर औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक था भाई, अपने ही धर्म को सबसे इम्पोर्टेंट मानता था। तो लिखेंगे अब औरंगजेब के बारे में कुछ बातें। ये सब बातें समझ आई होंगी भाई। इसका फादर का नेम है शाहजहाँ, मदर नेम है मुमताज़, 4 भाई थे ये, दारा शिकोह, मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब। और सबको ये हत्या कर देता है, अपने पिता को भी बंदी बना लेता है। ठीक है। और अब औरंगजेब के बारे में बात करेंगे भाई। क्या था भाई, ये कट्टर इस्लाम था भाई, कट्टर इस्लामिक। मतलब अपने धर्म को सबसे ज़्यादा भाई ये कहता था कि भाई मेरा ही धर्म अपनाओ, इसके अलावा भाई सबको तंग करता था ये। और क्या था भाई, इसने क्या किया भाई, अकबर ने एक टैक्स हटाया था जो नॉन मुस्लिम पे लगता था, मतलब हिंदू के ऊपर लगता था। उसका नाम है भाई जजिया। अकबर ने जजिया ख़त्म कर दिया था कि भाई ये किसके ऊपर लगता है, और नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। अकबर ने ये टैक्स ख़त्म कर दिया था। पर औरंगजेब क्या करता है, इस टैक्स को दोबारा से लगा देता है भाई, कि भाई आपको अगर अपने जो धार्मिक स्थान पर पूजा करनी है या कहीं जाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो कहने की बात यह है भाई, औरंगजेब दोबारा से जजिया टैक्स स्टार्ट कर देता है। पहली बात भाई कट्टर इस्लामिक है, कहता था भाई अगर आपको यहाँ पे रहना है तो भाई इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। और एक सबसे मज़ेदार की पॉइंट ये है भाई, अगर ये कट्टर इस्लामिक है, मतलब सबसे अपने आप को धर्म को सबसे ऊपर मानता है, पर इसके ही दरबार में ऐसा कहा जाता है भाई सबसे ज़्यादा नंबर जो मनसबदार हुए थे, जो प्रथा अकबर ने स्टार्ट की थी मनसबदार की, उसमें सबसे ज़्यादा जो मनसबदार थे वो कौन थे भाई, हिंदू थे। मतलब इससे पहले जितने भी रूलर आए
इनसे पहले जितने भी रूलर आए इतनी क्वांटिटी में, मतलब इतनी संख्या में हिंदू मनसबदार नहीं थे। तो सबसे ज़्यादा जो मनसबदार थे हिंदू मनसबदार, वो किसके काल में थे भाई? औरंगजेब की। और ये भाई स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई एक इस्लामिक प्रवृत्ति जो अपने धर्म को सबसे ज़्यादा मानता, कट्टर इस्लामिक भाई, और उसके टाइम में सबसे ज़्यादा मनसबदार होना एक आश्चर्य की बात थी। ठीक है, अब मैंने बताया भाई कट्टर इस्लामिक था ये। अकबर ने जो जिजिया टैक्स हटाया था वो इसने दोबारा इम्पोज कर दिया था। हिंदू मनसबदार सबसे ज़्यादा थे। और इसकी एक और बात थी भाई, इसने जितने भी हिंदू फेस्टिवल हैं, जैसे मेनली हमारा भाई फेस्टिवल होता है दिवाली और होली, दोनों को बनाने की, जैसे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, इसके टाइम पीरियड में क्या थी भाई? बैन कर दिया था इसने। तो लिखेंगे भाई आप दिवाली होली नहीं सेलिब्रेट कर सकते थे। किसके काल में भाई? औरंगजेब के काल में। सबसे ज़्यादा मनसबदार इसके टाइम में थे हिंदू, बट ये कह रहा था कि भाई आपको अगर यहाँ रहना है तो इस्लाम को फॉलो करो। तो इसीलिए दिवाली और होली इसने मनाना बंद करवा रखा था भाई। इसने क्या कर रखा था? बैन करा रखा था। आगे चलेंगे, रब कर रहे हैं भाई इसको। जब इसने ये सारी चीज़ें करी, एक चीज़ और बता रहा हूँ भाई, जितनी भी मंदिर थी, जितने भी हमारे मंदिर थे, उनको तोड़ के इसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे भाई? मस्जिद बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है इसका भाई, दिवाली होली भी नहीं मना सकते, जितने मंदिर थे आपको तोड़ा जा रहा है और मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। तो आप समझना भाई, उस वो जो टाइम पीरियड था औरंगजेब के टाइम का, वो बड़ा खतरनाक था हिंदुओं के लिए। ठीक है, और इसी के लिए जो सिख गुरु थे उन्होंने आवाज़ उठाई। और औरंगजेब के जो टाइम भाई 9th सिख गुरु थे, उनके बारे में लिखेंगे भाई, गुरु तेग बहादुर जी, जो औरंगजेब के समयकालीन हुए थे भाई। समयकालीन का मतलब भाई कंटेम्परेरी, और कंटेम्परेरी का मतलब जो एक साथ एक समय में पैदा होते हैं, एक समय रहते हैं भाई। ठीक है, जो औरंगजेब के टाइम में जो 9th सिख गुरु हुए थे भाई, गुरु तेग बहादुर जी। अब औरंगजेब भाई इनकी भी हत्या करवा देता है। कैसे भाई? ये गुरु तेग बहादुर जी को कहता है कि भाई आप अपना सिख धर्म छोड़ के क्या अपनाओ भाई? इस्लाम अपना लो। और गुरु तेग बहादुर जी इसकी ये बात को नहीं मानते, और ये गुरु तेग बहादुर जी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो मतलब ये भाई इतनी बुरी प्रवृत्ति का इंसान था। ये कहता था कि भाई जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा मैं उसको मार दूंगा। तो इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम को अपनाने से मना कर देते हैं, और क्या होता है भाई? इनकी ये हत्या कर देता है। अब एक चीज़ और है भाई, अकबर की जो पॉलिसीज थी वो बड़ी अच्छी थी। जहाँ पे आज गोल्डन टेम्पल है ना भाई, वो जो भाई अकबर की पॉलिसीज थी, जो अकबर ने जहाँ पे आज गोल्डन टेम्पल है भाई, ये 500 बीघा ज़मीन थी। कितनी? 500 बीघा ज़मीन किसको दी थी? जो 5th गुरु हुए थे ना भाई, सिख गुरु हुए थे रामदास जी, रामदास जी, इनको क्या की थी भाई? डोनेट की थी। जो आज जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है भाई, ठीक है, ये जो जगह है ये अकबर ने डोनेट की थी। और ऐसे ही भाई देखना कितना डिफरेंस है, औरंगजेब उन्हीं सिख गुरुज की हत्या कर रहा है भाई। ठीक है, इतना डिफरेंस था। तो इसकी वजह से सिख्स इसके खिलाफ हो गए थे भाई। सिख्स ने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया इसके खिलाफ। ऐसे ही भाई ये राजपूतों के साथ भी ऐसे ही बड़ा तंग कर रहा था, इसने राजपूतों को भी तंग करा और राजपूत ने भी इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ऐसे ही आगे चलेंगे, जो भाई मराठा हुए उन्होंने भी इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दी। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम थी भाई। राजपूत के साथ क्या करता है, एक राजकुमारी होती है, मतलब रानी होती है, ये उनके लड़के की भी हत्या कर देता है। किस लिए? कि सिर्फ वो राज्य हड़प ले। अब इस प्रकार से भाई सारे राजपूत भी खिलाफ हो जाते हैं। और मराठा के साथ तो क्या होता है भाई, जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी हुए थे, उन्होंने बीजापुर की सपोर्ट की भाई। साउथ में जब इसने डेक्कन की तरफ इसने आक्रमण किया भाई, बीजापुर में शिवाजी ने इसका अपोज करा, जिसकी वजह से भाई मराठा के साथ भी इसकी लड़ाई हुई। तो समझना भाई, औरंगजेब ने
सारे भारत को अपने विरुद्ध कर लिया था। सिख इसके विरुद्ध हो गए थे, राजपूत भी हो गए थे भाई। इस टाइम जाट्स भी बड़े मतलब आक्रामक रूप ले चुके थे औरंगजेब के खिलाफ। भाई जाटों के साथ भी इसके संबंध अच्छे नहीं थे। तो कहने की बात यह है, औरंगजेब को सिर्फ मुस्लिम्स का साथ था और कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा था। मतलब सिख इसके खिलाफ है, राजपूत भी खिलाफ है, मराठा भी खिलाफ है, जाट्स भी खिलाफ हैं। आगे चलेंगे भाई। इसके बाद अब मराठा जब खिलाफ हो गए भाई इसके, जब बीजापुर पे शिवाजी ने उनका साथ दिया, अब ये क्या करते हैं भाई, शिवाजी के साथ इसका युद्ध होता है और उसमें ना भाई शिवाजी हार जाते हैं, मतलब मराठास हार जाते हैं। और एक ट्रीटी साइन होती है इनके बीच में, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसमें क्या सहमति होती है भाई? भाई इससे पहले शिवाजी ने, मराठा जो साम्राज्य था, उन्होंने 35 फोर्ट जीत चुके होते हैं भाई। वो क्या जीत चुके होते हैं? 35। अब इस ट्रीटी के अंदर क्या साइन होता है कि भाई इसमें से 23 फोर्ट आपको हमारे नाम करने पड़ेंगे। भाई ये 23 फोर्ट किसके नाम हो जाते हैं? औरंगजेब के, मुगल साम्राज्य के नाम हो जाते हैं। ठीक है, अब बचे सिर्फ 12। भाई इस 12 पे किसका राज रहता है? मराठास का। और 23 पे किस पे दोबारा कब्जा हो जाता है? औरंगजेब का। ऐसे ही एक साइन और होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। वो कहते हैं कि भाई आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। भाई उस टाइम की बात है कि 4 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। अगर आप 4 लाख रुपए दोगे, और ये पैसा किस चीज़ के लिए था कि भाई आपने जितना भी हमसे युद्ध किया, उसमें जितने हमारे लोग मारे गए, जितने हमारे संसाधन यूज़ हुए, जितने भी रिसोर्सेज हमारे यूज़ हुए, उसके लिए कंपनसेशन प्राइस था ये। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और ये कब हुई थी भाई? 1665 में। 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी मराठा और औरंगजेब के बीच में भाई। ठीक है, इस तरीके से चलता रहा ये। और 1707 में क्या होता है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है, ये 88 ईयर्स का होता है भाई। क्या होता है? 88 ईयर्स का। अब 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु होती है भाई औरंगाबाद में। कहाँ होती है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है भाई? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और वहीं पे इसका भाई क्या बनाया जाता है? मकबरा बनाया जाता है। और इसके मकबरे को कहते हैं भाई बीबी का महल। क्या है भाई? बीबी का महल। और आप सब लोग भाई गूगल पे सर्च करना बीबी का महल। भाई ये डुप्लीकेट ताजमहल भी कहते हैं इसको। ताजमहल की जैसा है ये बीबी का महल। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन आता है भाई, ये स्टार लगाना है यहाँ पे कि डुप्लीकेट ताजमहल कौन सा है? तो उसका आंसर क्या होगा भाई? बीबी का महल। क्या होगा? बीबी का महल। और औरंगाबाद के अंदर स्थित है बीबी का मकबरा, जो किसने बनाया था? इनकी वाइफ थी भाई। इनकी वाइफ का नाम है बानो बेगम। क्या नाम है? बानो बेगम। ये मकबरा किसने बनवाया भाई? बानो बेगम ने। और इसको क्या कहते हैं? डुप्लीकेट ताजमहल। ठीक है भाई, इस प्रकार से जो सबसे बड़े 6 रूलर थे मुगल एम्पायर की, वो ख़त्म हो जाते हैं। और इनके बाद जो रूल करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उनका नाम क्या है भाई? बहादुर शाह फर्स्ट। तो जो रूलर आता है इनके बाद वो है बहादुर शाह फर्स्ट, जो इनका क्या होता है? लड़का होता है भाई। इस तरीके से आपकी जो है मिडीवल हिस्ट्री थी मुगल एम्पायर के, और ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो हिस्ट्री बनती है भाई मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, तो उसकी थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई उसके अंदर क्या क्या आएगा। जैसे कि भाई मॉडर्न है, अब मैंने इसमें क्या बताया भाई? यूरोपियन कंपनियों का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। यूरोपियन कंपनियां समझना भाई। सबसे पहले भारत में कौन आया था भाई? पुर्तगाली आए थे, पुर्तगीज आए थे। तो सबसे पहले यूरोपियन कंपनीज में देखना भाई कौन कौन आया था। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज। पुर्तगालियों के बाद कौन आया भाई भारत में? सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज। वास्को डी गामा आया था भाई। कब आया था? 1498 में। कब आया था? 14
98 में। और पुर्तगीज़ के बाद कौन आते हैं भाई? डच आते हैं। कौन आता है? डच आता है। डच के बाद कौन आया भाई? ब्रिटेन, ब्रिटिश आए भाई। डच के बाद कौन आया? ब्रिटिश। ब्रिटिश के बाद कौन आया भाई? फ्रेंच। फ्रेंच कहाँ के लोग हैं भाई? फ्रांस के। और सबसे लास्ट में आते हैं भाई डैनिश। और डैनिश कहाँ के लोग होते हैं भाई? डेनमार्क के। फ्रेंच कहाँ के हैं भाई? फ्रांस के। ब्रिटिश भाई आपके यूके वाला जो पार्ट है, इंग्लैंड, वेल्स और ये सारा जो पार्ट है। डच भी आए, पुर्तगाल के भाई पुर्तगाली कहलाए, ठीक है। और अब बात करेंगे भाई भारत 1498 में भारत की खोज किसने की? मतलब खोज कह देते हैं भाई, खोज नहीं होता भाई, भारत आने का रास्ता था। 1498 में क्या होगा? वास्को डी गामा भारत आता है। और इसका एक रूट है भाई, देखने के यहाँ पे बना रहा हूँ थोड़ा सा। ये जैसे अफ्रीका है, ये यहाँ पे इंडिया है भाई, और यहाँ पे कहीं पुर्तगाल है। और जब ये यहाँ से चलता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे भाई क्या है? केप ऑफ गुड होप। क्या है यहाँ पे? केप ऑफ गुड होप। भाई ये यहाँ से आता है भारत में, और यहाँ से घूम के यहाँ पे आता है, कैलिकट में सबसे पहले भारत के अंदर आता है। तो ये जो रूट है, सी रूट है ये वाला, इस रूट की खोज की थी इसने, ना कि इसने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा के बारे में बात हो रही है भाई। और मैंने बताया था जहांगीर जब कर रहे थे भाई, जहांगीर के टाइम में सबसे पहले जो ब्रिटिशर आए थे, कैप्टन हॉकिंस आया था, एक आया था थॉमस रॉय, ठीक है। अब एक काम और है, एक बात और है इसके बाद भाई, सबसे पहले जो कंपनी सेटअप होती है वो कहाँ पे होती है? उसको याद रखने का तरीका ये है, SMS। क्या है भाई? SMS। सबसे पहले सूरत में खुलती है भाई, फिर आती है मछलीपट्टनम में, और दोबारा सूरत में। ये नहीं है भाई दोबारा सेटअप नहीं की थी, ये बंद हो जाती है, इसको दोबारा सूरत में खोल देते हैं। तो इसीलिए याद रखना है SMS में भाई। इसके बाद आगे चलेंगे, मैंने बताया भाई ये सब लोग आएंगे। इसके बाद भाई 1757 में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर होता है। फिर भाई इसके बाद 64 में क्या होगा? 1757 में होता है भाई बैटल ऑफ प्लासी। 1764 में होगा बैटल ऑफ बक्सर। इस तरीके से भाई ये हम जो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है उसको पढ़ेंगे। और आज की क्लास भाई हमने मिडीवल को ख़त्म कर लिया है, मुग़ल एम्पायर को ख़त्म कर लिया है। और आप सब लोग भाई जितनी जो पीछे रह चुका है वो वीडियोस देखें और हमारे साथ आ जाए। अब जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे वो हमारी भाई किसके ऊपर होगी? मॉडर्न इंडिया के ऊपर होगी, जहाँ से हम यूरोपियन कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई भारत के अंदर कैसे, जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डैनिश आए। भाई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? ब्रिटिश। ये सब लोग थे ना, पुर्तगीज़, डच, फ्रेंच और डैनिश, ये सब लोग व्यापार के लिए आए थे, पर ब्रिटिश यहाँ पे राज करने के लिए आए थे। ये डिफरेंस है भाई। इसलिए जो इम्पोर्टेंट रोल है मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में, वो किसका है भाई? ब्रिटिश का। ठीक है कि आप सबको पता है कि हम हिस्ट्री कर रहे हैं, और हिस्ट्री में हमने एंशिएंट को कंप्लीट कर लिया है, मिडिवल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, और हमारा जो थर्ड पार्ट है मॉडर्न, अब हम वो करेंगे। ठीक है भाई। इतिहासकारों के हिसाब से, हिस्टोरियन के हिसाब से जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, पहली क्या है? एंशिएंट, जिसे भाई प्राचीन इतिहास कहते हैं। दूसरा है आपका मिडिवल, जिसे मध्यकालीन कहते हैं भाई। और थर्ड है आपका मॉडर्न, जिसे आधुनिक कहते हैं। हम एंशिएंट को ख़त्म कर चुके हैं, मिडिवल को भी हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया है, तो अब हम मॉडर्न करेंगे। भाई जिस भी बच्चे ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले इनको देखें। मॉडर्न को देखने से पहले बड़े सीरीज़ में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, बड़े तरीके से हमने इस चीज़ को लेके चले। पहले एंशिएंट कराया गया आपको, फिर मिडिवल, अब मॉडर्न कराएंगे। और भाई वेडनेसडे को टेक्निकल कारणों की वजह से क्लास आपको नहीं मिल पाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, चलो। तो एंशिएंट के अंदर हमने क्या किया भाई? एंशिएंट के हमने स्टोन एज से शुरुआत की, मतलब भाई आदि मानव के टाइम से हमने शुरुआत की। उसके बाद हमने इसमें क्या किया भाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्या की? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद हमने क्या किया?
बुद्धिज़्म किया भाई, जैनिज़्म भी इसमें हमने पढ़ा, और क्या पढ़ा भाई इसमें, मगध साम्राज्य के बारे में, मगध किंगडम के बारे में। भाई जो जो बच्चा शुरुआत से हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो बुद्धिज़्म के फाउंडर का नाम ज़रूर देना और जैनिज़्म के फाउंडर का नाम ज़रूर देना हमें, ठीक है। और मगध किंगडम में भाई हमने क्या क्या पढ़ा, हरियंका, शिशुनाग, मौर्य, पाल, ये आपके गुप्ता, ये सब हमने कहाँ पढ़े थे भाई, मगध किंगडम के अंदर पढ़े थे। अब एंशंट को जब हमने ख़त्म किया फिर हमने मिडेवल की शुरुआत की। भाई भारत एक अमीर देश था, ठीक है, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसकी वजह से दूसरे लोगों की नज़र इस पर हमेशा रहती थी। इसी रीज़न से, इसी कारण से मुस्लिम्स का अटैक भारत पर होने लग जाता है। किसका अटैक हो जाता है भाई, मुस्लिम्स का। तो जब मुस्लिम का आक्रमण भारत पर होने लग जाता है उसको क्या कहते हैं भाई, मिडेवल हिस्ट्री, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे भाई इसे मध्यकालीन इतिहास। तो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण करता है वो है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ऐसे ही जब अटैक चलते रहते हैं भाई तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, वो किस डायनेस्टी के साथ होती है, स्लेव के साथ। भाई स्लेव खिलजी, तुगलक, मैंने पढ़ाया था, सैयद लोधी, भाई ये लोग आते हैं। और सबसे लास्ट में जो मिडीवल के अंदर हमने पढ़ा था वो है मुगल्स। क्या पढ़ा था भाई, मुगल्स। भाई मुगल्स के अंदर हमने पढ़ा बाबर कैसे जीतता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है जो, वहाँ से क्या होता है भाई, मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है। और ऐसे ही हमने इसके भाई लास्ट क्लास जो आपको मिलेगी वो है 6th पार्ट। 6th में कौन था इनका जो राजा बना था, वो है औरंगजेब। क्या नाम है भाई, औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब को ना एक और नाम है इसका जिससे जाना जाता है, जिंदा पीर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई जिंदा पीर किसे कहा गया है। तो आपका जो औरंगजेब होगा आपको वो ठीक करना है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो भाई बाबर इसकी शुरुआत करता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, हमने पढ़ा था भाई, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब आते। ऐसा नहीं है कि भाई मुगल ख़त्म हो जाता है, बट ये जो शुरुआत के 6 थे ना राजा, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, इन्होंने पूरा इंडिया को पकड़ के रख रखा था। बट इसके बाद जो आए वो भाई पावर में डिक्लाइन आता रहा, इनकी शक्ति कम होती रही। और इस टाइम पीरियड पे क्या होता है भाई, जो यूरोपियन कंपनियाँ हैं, जितनी भी यूरोपियन कंपनियाँ हैं वो भारत पर भाई ट्रेड के लिए आई थी। देखना भाई, एक ही ऐसा देश है यूरोपियन का जो भारत पर राज करता है, जिसकी इच्छा थी राज करने की, वो था भाई ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटेन ने ही भारत पर राज किया है। ट्रेड तो चलो किया ही है, बट इसके अलावा जितनी भी आपको ये यूरोपियन कंट्रीज आई, ये सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इंडिया से आई थी, और कोई पर्पस नहीं था। जैसे बताया था भाई 1498 में क्या होता है, वास्को डी गामा भारत आता है, ठीक है। और ये भाई भारत आने का एक रास्ता खोज लेता है, ठीक है, 1498 में। ये पुर्तगाल से चलता है और केप ऑफ गुड होप से होता हुआ कहाँ आ जाता है भाई, भारत आ जाता है। और इस तरीके से भाई इसकी गुजराती है, वो उसकी मदद करता है, वो रास्ता बताता है, जिसकी वजह से और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उससे क्या होता है भाई, भारत का रास्ता बदल जाता है। अब ये लोग आने लग जाते हैं, ये अपने गवर्नर भी अपॉइंट करने लग जाते हैं। वो सब बातें हम मॉडर्न में बड़े डिटेल में करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या करेंगे। काफ़ी बच्चे होंगे जिन्हें मॉडर्न में भी नहीं पता कि भाई, जैसे भाई मैंने अभी बताया एंशेंट में ये पार्ट आता है हिस्ट्री का, मिडिवल में ये आता है, और ऐसे ही मॉडर्न का भी होगा। और हिस्ट्री भाई जो इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन हमसे पढ़ा है, क्लास में हमने हमसे जो पढ़ा है, उन्हें पता है जब भी एक हिस्ट्री का पार्ट ख़त्म होता है तो हम बेस्ट 150 से 200 के करीब क्वेश्चन कराते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब भाई उनके बाहर क्वेश्चन रेयर है कि आता है। तो ऐसी एक जल्दी क्लास आएगी जिसके अंदर हम एंशेंट के 150 से 200 क्वेश्चन लाएंगे, और मिडिवल के भी ऐसी भाई 150 से 200 क्वेश्चन की एक क्लास होगी, और ऐसी मॉडर्न की होगी। भाई अभी मॉडर्न का थोड़ा सा ओवरव्यू सुन लो। भाई मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज आ चुकी हैं। सबसे पहले कौन सी कंट्री आती है भाई, पुर्तगाल आता है, और पुर्तगीज़ कहते हैं उनके लोगों को। जैसे भारत एक देश और इसके जो देशवासी उसको भारतीय कहते हैं, इंडियन कहते हैं, ऐसी पुर्तगाल एक देश है।
और उनके लोगों को पुर्तगीज़ कहते हैं या पुर्तगाली कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, एक सीरीज़ है जिसके बीच में आए हैं। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए हैं। कौन आया भाई? पुर्तगाली आए हैं। पुर्तगाली के बाद कौन आया भाई? डच आए हैं भाई। कौन आया? डच। अब पुर्तगाल पहले आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद कौन आया भाई? ब्रिटिश। मतलब जो आपके असली में जो अंग्रेज लोग हैं वो आए भाई। मैंने क्यों बोला असलियत? भाई सबसे ज़्यादा इन्होंने ही पूरी दुनिया पे राज किया है। किसने? ब्रिटेन वालों ने। फिर ब्रिटेन के बाद आता है फ्रांस, और फिर आपके आते हैं डेनिश। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज चलती है। आगे चलेंगे। अब मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले भाई कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं, फिर आपके डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश के बाद आते हैं भाई डेनिश, और डेनिश कहाँ के लोग होते हैं? डेनमार्क के। और इनके बाद आता है भाई फ्रेंच, फ्रेंच पीपल आते हैं। तो ये सब बातें होती रहती हैं भाई। अब पुर्तगाली आते हैं, ये सब लोग आते हैं भाई। जब भी कोई किसी देश में आते हैं उन्हें कंपनी सेटअप करनी पड़ती है, अपना एक जगह तैयार करनी पड़ती है कि जब भी वो आए वो वहाँ पे रुके। तो ऐसे ही भाई ये जो फैक्ट्री वर्ड यूज़ होता है ना कि सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ सेटअप की गई, इसका मतलब ये इन्होंने कारखाने लगाए थे, मशीन्स ले आए थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखना भाई ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अपने एक रुकने की जगह बनाते हैं, उसी को क्या बोल दिया जाता है? फैक्ट्री। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री सेटअप होती है भाई वो होती है 1608 में। 1608 में। और याद रखने का तरीका क्या है भाई? एसएमएस के नाम से याद रखो। सबसे पहले सूरत में 1608 में, फिर क्या होगा भाई? फिर आपका ये एम, वो है मछलीपट्टनम। क्या आपका ये? मछलीपट्टनम। और इसमें क्या आएगा भाई? 1611 में हुई। और फिर सूरत में जो ये बंद पड़ गई थी भाई थोड़े टाइम के बाद, फिर ये दोबारा खुल जाती है कब? 1613 में। तो सबसे पहले भाई जो यूरोपियन कंट्रीज आती हैं वो सबसे पहला सेटअप कहाँ होता है भाई इनका? सूरत के अंदर। 11 में कहाँ करते हैं? मछलीपट्टनम में। और 13 में क्या हो जाता है भाई? ये सूरत में दोबारा से इसको कर लेते हैं। भाई आज जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देने आया हूँ कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया भाई 3 ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, याद कैसे करना है भाई? एसएमएस से। आगे चलेंगे भाई। अब मैं बता रहा हूँ कि भाई 1707 के बाद का जो पार्ट है और 1947 के बीच की जो बातें हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम मॉडर्न में पढ़ेंगे। तो हमने ये बात रखनी है। तो 1757 की बात करेंगे भाई। भारत के इतिहास में क्या होगा? प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है भाई? बैटल ऑफ प्लासी। भाई काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने हिस्ट्री हमसे ऑफलाइन भी की है, तो साथ के साथ वो रिवाइज भी करते रहें। और बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई है वो ज़रूर बताना भाई, कमेंट करना कि बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई है। ऐसे ही आगे चलेंगे। कुछ टाइम के बाद क्या होगा भाई? इतिहास चलेगा भाई। 1757 है, इसके बाद क्या आएगा? 1761। अब 1761 आता है तो आप सबको पता है कि क्या होता है भाई? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्या होगा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। भाई ये सिर्फ ओवरव्यू है, बड़े डिटेल में एक एक पॉइंट को पढ़ाया जाएगा। आज बस मैं ये बताने आया हूँ कि हम क्या क्या करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1761 होगी भाई। क्या होगा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में होगा भाई? किस किस के बीच में होगा भाई? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। आगे चलेंगे भाई इतिहास में ऐसे 1764 पे आ जाते हैं। 1764 में क्या होगा भाई? बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा होगा? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिटिश और 3 लोगों के बीच में होता। क्लास में मैंने बताया था भाई, ब्रिटिश वर्सेस ट्रायो लिखते हैं, 3 लोग लिखते हैं। कौन कौन से थे भाई? शुजा-उद-दौला था, आलम शाह था और मीर कासिम करके एक व्यक्ति था। वो 3 लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते और फिर भी हार जाते। इस बैटल के बाद क्या होती है भाई? 1765 में ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है भाई। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। भाई टेंशन नहीं लेना, मैं जस्ट अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं आपको बड़े डिटेल में पढ़ाऊंगा कि युद्ध क्यों हुए थे भाई, बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों था, मैं ये भी बताऊंगा, इसका रिजल्ट क्या था, वो सब बातें करेंगे। 1764 में भाई बैटल ऑफ बक्सर होता है।
और 1765 में क्या होती है भाई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट्स ज़रूर बनाना कि इतिहास चला कैसे था, कि सबसे पहले ये हुआ फिर ये हुआ। मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके, आप क्लास देखो कि अब 1765 पे हम आ गए हैं भाई। 1765 जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाता है भाई, इसके बाद एक ब्रिटिश एक नया रूल लेके आते हैं जिसे कहते हैं डायरकी इन बंगाल। ठीक है, द्वैध शासन। डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन, डायरकी। भाई बंगाल में डायरकी लगा देते हैं। और डायरकी भाई क्या मतलब है, दो लोगों के बीच में राज होगा, एक तो ब्रिटिश राज करेंगे और एक जो राजा लोग हैं मतलब किंग लोग हैं वो राज करेंगे। इनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी। जो ब्रिटिशर थे वो सारा रेवेन्यू संभालते थे भाई। क्या संभालते थे, रेवेन्यू। मतलब पैसे से जितनी भी बातें थी वो कौन रखता था, ब्रिटिश। और उनको कहते थे भाई आप सिर्फ क्या देखो, एडमिनिस्ट्रेशन देखो, मतलब आप देखो कि भाई कौन क्या कर रहा है, और सारा पैसा कौन संभालेगा, ब्रिटिश संभालेगा। भाई यहाँ तक आ गया, डायरकी तक रब कर रहे हैं भाई। भाई अब हम पहुंच चुके थे। अब एक एक्ट आता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, बार बार आता है भाई, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं जिसे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंदर क्या क्या होगा, इसकी वजह से भारत में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि 1774 में क्या हो जाता है भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी जो हम जब इसको करेंगे बड़े डिटेल में बताऊंगा। अभी इतना याद रखो कि 1773 में क्या आता है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसकी वजह से भारत के अंदर क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। हमने क्या बना लिया, अभी सुप्रीम कोर्ट बना लिए। अब इसके बाद क्या आएगा भाई, डलहौजी आता है। और डलहौजी की एक नीति बड़ी फेमस हुई थी भाई, जिसे हड़प नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़प नीति। और इंग्लिश में जो बच्चा कर रहा है भाई उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इसको शुरुआत किसने की थी भाई, डलहौजी ने। और इसका मतलब क्या है भाई हड़प नीति का, भाई इसका मतलब ये है जिस भी राजा के घर में बच्चा नहीं होगा, मतलब वारिस नहीं होगा, उसका साम्राज्य कहाँ मिला लिया जाएगा, कहाँ मिला लिया जाएगा, अंग्रेजों को पास। ठीक है, मतलब उस पर अंग्रेज ही राज करेंगे। इसीलिए भाई झांसी वाली रानी वाली जो लड़ाई है वो इसी की वजह से हुई थी। क्या थी, हड़प नीति की वजह से हुई थी। और हड़प नीति की शुरुआत कौन करता है भाई, डलहौजी करता है। आगे चलेंगे भाई। इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉर हम लड़ते हैं भाई ब्रिटिश के खिलाफ, फिर वो आती है, क्या आती है, 1857 की क्रांति। ठीक है, क्या आती है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसके अंदर भाई हम मंगल पांडे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे ये 1857 की क्रांति जन्म लेती है, कैसे ब्रिटिश इसको दबा देते हैं, ये सारी बातें हम कब करेंगे, जब हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 करेंगे। अब 1857 आ चुका है भाई। अब 1857 के बाद एक दोबारा एक्ट आता है भाई, क्या आएगा भाई, एक्ट ऑफ 1858। भाई इस क्रांति को जब अंग्रेज दबा देते हैं तो उनको लगा कि दोबारा कोई क्रांति ना हो, इसकी वजह से वो एक एक्ट लेके आते हैं जिसको नाम बोला गया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, इस तरीके से बातें हो रही है भाई। आगे चलेंगे भाई, 58 में आ चुके हैं। अब इसके बाद ध्यान रखना क्या होगा, 1885 में क्या होता है भाई, आईएनसी आ जाती है। क्या आ जाती है, आईएनसी। भाई आईएनसी का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है और इसके फाउंडर कौन है भाई, A.O. ह्यूम। भाई कांग्रेस के ऊपर भी बड़े डिटेल में करेंगे कि कांग्रेस बनाई क्यों गई थी, और आज इसका मकसद जो था वो उस मकसद में कामयाब नहीं हुई थी। ठीक है, अब 1885 में भाई क्या हो चुका है, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। उसके बाद आगे चलेंगे, 1905 की बात करेंगे भाई। 1905 में क्या होगा, बंगाल विभाजन। पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, वो क्या होता है 1905 में। भाई अभी जस्ट मैं आपको एक डेट्स दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हम क्या क्या करेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे भाई। 1906 में क्या होगा भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी। क्या होगी, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की स्थापना दो व्यक्ति करते हैं भाई,
एक का नाम मैं बता देता हूँ, क्या है, आगा खान। दूसरा व्यक्ति का नाम आपको मुझे बताना है। एक व्यक्ति का नाम मैंने बता दिया, क्या है, आगा खान। दूसरे व्यक्ति का नाम आप बताओगे। अब ऐसे ही भाई एक और एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आता है 1909 में, जिसे GOI एक्ट कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये भाई एक्ट ब्रिटिशर लाते रहे थे टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से वो अपने आप को अपडेट रखते थे और भारत पर राज करते रहे भाई। और इसका एक और नाम है भाई, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। भाई ब्रिटिश की एक खासियत थी, वो गलती करते थे उसको वो सुधार लेते थे। ठीक है, ऐसी आप लोगों को भी मैं बोलूँगा कि भाई रेगुलर पढ़ाई करें, क्योंकि जैसे अभी खट्टर सरकार ने अभी बोला है, खट्टर साहब का एक मैसेज आया है न्यूज़पेपर में, बच्चों ने पढ़ा भी होगा, कि भाई 1 लाख वैकेंसी निकालने का उनका टारगेट है, तो आप सब लोग तैयारी करो। पर मैं बताऊंगा रीज़न क्या है। आप सब लोग ये सोचते हो कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए आप तैयारी नहीं करते, और जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है फिर आपकी तैयारी भी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप सब लोग घर में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, मुझे पता है। आप वीडियो भी नहीं देख पाते हो रेगुलरली। काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास 5 से 6 दिन की वीडियोस हो जाती है, शायद वो 1 या 2 दिन में ही इसको कंप्लीट करते हैं। पर ऐसा ना करो भाई, दिन में 1-2 घंटा, मिनिमम 2 घंटे तो पढ़ाई के लिए निकाला करो। रीज़न ये है कि कुछ बच्चे आपसे बहुत आगे हो जाएंगे। अगर आप पढ़ाई लेट करोगे तो कुछ बच्चे ऐसे जो डेली पढ़ रहे होंगे वो आपसे बहुत आगे चले जाएंगे। इसीलिए भाई रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। भाई 1909 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। अब आगे चलेंगे 1911 की तरफ। उसमें क्या लगता है भाई, दिल्ली दरबार। क्या चलता है? दिल्ली दरबार। और भाई दिल्ली दरबार इसलिए फेमस है, इसमें कोलकाता से कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो जाती है? दिल्ली। जो आज कैपिटल है भारत की, वो कब होती है? दिल्ली दरबार के टाइम। ठीक है, रब करेंगे आगे चलेंगे भाई, 1911 तक आगे हैं। और हमें इतिहास कब तक करना है भाई? 1947 तक। मॉडर्न इंडिया का जो इतिहास है भाई, हम कब तक पढ़ेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1947। और हम कहाँ आ गए हैं? हम 1911 पे आ चुके हैं भाई। मार्कर कहाँ आ चुके हैं भाई? 1911 में। अब 1912 में क्या होता है भाई? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, एक बटुकेश्वर नाम के एक व्यक्ति होते हैं, वो वाइसरॉय को बम से उड़ाने की कोशिश करते हैं और वो उड़ा नहीं पाते हैं। बट 1912 की सबसे जो बड़ी घटना वो क्या थी? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। आगे चलेंगे भाई। अब 13-14 में क्या होगा भाई? 14 में क्या हो जाता है भाई? वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, सबको पता है। बट इससे पहले 1913 में क्या होगा? गदर पार्टी का निर्माण होगा। कौन सी पार्टी का? गदर। और आप सबको एक इस आसान से क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। गदर पार्टी के फाउंडर का नाम बताना है। क्या बताना है भाई? गदर पार्टी के फाउंडर का नाम बताना है। आगे चलेंगे भाई। 1916 में क्या होगा? होम रूल लीग आएगी भाई। क्या आएगी? होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, एक व्यक्ति और इनके साथ में, वो आपको बताना है भाई। मैं आपसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछता हूँ जिससे आप इन्वॉल्व हो जाए क्लास के साथ, क्योंकि देखो क्लास में क्या था, मैं बातचीत करता रहता था। अब वीडियो में बात तो हो नहीं पाती, बट मैं जो क्वेश्चन देता हूँ, जो व्यक्ति इसका आंसर करता है, जो बच्चे इसका आंसर करते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि वो लोग सीरियसली वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो आंसर जरूर करा करो भाई जो वीडियो में पूछा जाता है। तो 1916 में क्या होगा भाई? होम रूल लीग आ जाती है। कौन आता है भाई? एनी बेसेंट लेके आता है और एक व्यक्ति और करते हैं इसके साथ। ठीक है, आगे चलेंगे 17 में। क्या चलेंगे? 1917 में। और भाई भारत के अंदर सत्याग्रह हुए थे, सबको पता है, गांधी जी लेके आए थे। तो 1917 में पहला सत्याग्रह करते हैं गांधी जी। कहाँ पे? चंपारण में। तो चंपारण सत्याग्रह आता है भाई 1917 में। क्या आता है? चंपारण सत्याग्रह। 1918 में 2 सत्याग्रह होते हैं भाई। एक होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सेकंड नंबर पे है, फिर थर्ड पे बताऊंगा क्या होता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और जो आपका थर्ड होता है वो होता है खेदा सत्याग्रह। क्या होता है?
खेदा सत्याग्रह। भाई ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि भाई। और एक और बात है, अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे जैसे मैं करा रहा हूँ, आपको हिस्ट्री बड़े इजी लगने लगेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सी चीज़ पहले हुई है कौन सी चीज़ बाद में हुई होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा भाई 1526 की जो लड़ाई होती है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब जिसने क्लास लगाई है उसको ये पता है इससे पहले 56 में जो लड़ाई हुई है, सॉरी 26 में जो लड़ाई हुई है, किस किसके बीच में हुई है भाई? बाबर वर्सेस किसके बीच में हुई है? इब्राहिम लोदी। कौन जीत गया? बाबर। कौन हार गया? लोदी। अब आपको समझ आ गया कि भाई अगर लोदी हार गया तो इनसे पहले, अब बाबर मुगल है, क्या है भाई? बाबर मुगल है, लोदी इब्राहिम लोदी क्या है? लोदी। अगर लोदी हार जाते तो क्या शुरुआत होती है? मुगल्स की। और मुगल से पहले क्या होंगे? इसका मतलब क्या है? लोदी होंगे। तो भाई आपको इस तरीके से चीज़ें याद रखनी है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। अदरवाइज तो भाई कोई चीज़ कहीं से पढ़ लो, मैं यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ भाई चंपारण सत्याग्रह, हिस्ट्री तो वो भी है पर उसका मज़ा नहीं आता, चीज़ें मुश्किल हो जाती है। हम बड़े आसान तरीके से पढ़ाई करेंगे पर आप लोग इन्वॉल्व हो भाई क्लास के अंदर, आंसर ज़रूर दिया करो। हम कहाँ पहुँच चुके हैं भाई? 1918 पे। भाई 1919 में एक और एक्ट आता है भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं जिसे। भाई भारत सरकार का मतलब ये नहीं है कि जो आज़ाद हो चुके थे, आज़ाद हम 1947 में हुए थे, बट ब्रिटिशर क्या करते थे? एक्ट निकालते थे। वो क्या निकालते थे भाई? GOI करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1919 में भी एक एक्ट आता है भाई, GOI एक्ट, और जिसे क्या कहते हैं भाई? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या कहते हैं? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। भाई 1919 में हम आ चुके हैं, आगे चलेंगे। अब 1919 के आगे चलेंगे तो भाई क्या आएगा? 1923। अब 1923 में क्या बनती है भाई? स्वराज पार्टी। क्या बनती है? स्वराज पार्टी। इसका भी आपको भाई आंसर करना है। क्या भाई? मैं बता देता हूँ, एक व्यक्ति तो है मोतीलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू, जो इसका संस्थापक है। दूसरा भी एक और व्यक्ति है जो इनका पार्टनर था, जिन्होंने ये पार्टी फाउंड की, उनका नाम आपने आंसर देना है भाई, उसका कमेंट बॉक्स में। भाई मैं आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं दोबारा बता दूं कि भाई आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ क्लास के साथ, क्योंकि मुझे पता है मैं बोल के चला जाऊँ 1 घंटा और कोई क्वेश्चन ना पूछूं तो आप शायद कुछ बीच में स्किप कर दो। क्वेश्चन अगर मैं बीच में दे रहा हूँ तो मुझे पता है उसका आंसर नहीं आया, तो मतलब आप वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हो। ठीक है, अब स्वराज पार्टी बन चुकी है 23 के अंदर। 24 के अंदर एक और पार्टी बनती है भाई, जिसे कहते हैं HRA। भाई भारत के अंदर अब समझना भाई, पार्टियां कब बनने लगती हैं? जब आंदोलन तेज हो जाए। तो भारत वाले थक चुके थे भाई ब्रिटिश का गुलाम बन बन के, काफ़ी टाइम से गुलामी चल रही थी, तो भारत में भाई विद्रोह होने लगा था। तो 24 में एक पार्टी बनती है HRA, इसकी फुल फॉर्म प्लस इसके फाउंडर जरूर आंसर करना भाई। चलेंगे आगे 1925 की तरफ। 1925 में क्या होता है भाई? काकोरी कांड। अगर किसी ने शहीद भगत सिंह मूवी देखी होगी तो काकोरी कांड वो समझ गया होगा भाई, ट्रेन लूटते हैं इनके अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो वो कब होता है? काकोरी कांड 1925 में। अब 28 में चलेंगे भाई, 25 के बाद 1928। 1928 में क्या होगा? साइमन गो बैक के नारे लगेंगे भाई। क्या आता है 19 में? साइमन कमीशन। ठीक है, ठीक है। और साइमन कमीशन जब आता है, इसका विद्रोह करते हैं, तो उसमें भाई लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। वो सारी बातें हम कब करेंगे? जब क्लास चलेगी भाई मॉडर्न हिस्ट्री की। अभी जस्ट मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि एक सीरीज है भाई, इस तरीके से भारत के इतिहास में घटनाएं घटती चली गई थी। अब 28 तक हम पहुँच गए हैं। 28 में क्या है भाई? साइमन कमीशन। 2-3 चीज़ें और होती हैं भाई 28 में। एक पार्टी है HSRA, HSRA, इसका गठन भी होता है। इसकी भी फुल फॉर्म आपको आंसर करना है भाई। और क्या होगा 28 में? बारदोली सत्याग्रह होता है भाई, बारदोली सत्याग्रह, जिसके अंदर वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि मिलती है? सरदार की। भाई बारदोली की महिलाएं, ये उनकी मदद करते हैं, तो उनकी महिलाएं वल्लभ भाई पटेल को किस चीज़ की उपाधि दे देते हैं? सरदार की उपाधि दे देते हैं।
और 28 में एक काम और होता है भाई, नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या आती है? नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू नहीं भाई, मोतीलाल नेहरू इस रिपोर्ट को लेके आते हैं। तो ये 28 की कुछ बातें हैं जो होती है भाई। आगे चलेंगे 1929 में, 1929 में क्या होगा भाई? 1929 में भाई सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह क्या कर देते हैं? बम फोड़ देते हैं। तो लिखेंगे भाई सेंट्रल असेंबली बम केस। और भाई यहीं पे पहली बार क्या लगता है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भाई इनकलाब जिंदाबाद का नारा कहाँ सबसे पहले लगा था? तो भाई 1929 में था। सेंट्रल असेंबली बम केस, जब भगत सिंह अपने साथी के साथ बम फोड़ देते हैं और वो गिरफ्तार हो जाते हैं भाई। 1930 में चलेंगे, क्या होगा भाई? डांडी मार्च। 1930 में भाई गांधी जी नमक कानून को तोड़ते हैं। वो सब कहाँ है भाई? डांडी मार्च में। पहले भाई नमक बनाने का अधिकार किसके पास था? सिर्फ अंग्रेजों के पास। और डांडी मार्च करके गांधी जी इस कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, 1930 में। अब आप समझ चुके हो भाई गांधी जी 1930 में क्या करते हैं? डांडी मार्च करेंगे और पैदल जाते हैं भाई ये लोग, और जो आपका नमक कानून है उसको तोड़ देते हैं। हम 1930 पे आ चुके हैं। आगे चलेंगे भाई, क्या है? 1935। 1935 में एक और GIO एक्ट आता है। क्या आता है? एक एक्ट और आता है 1935 में, GOI एक्ट कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं जिसे। अब 1935 में जो एक्ट आया, इसके अंदर भी भाई इन्होंने चेंजेस किए काफ़ी सारे। फिर इलेक्शन होते हैं भाई 1937 में। क्या होते हैं? 1937 में एक इलेक्शन कराते हैं जिसे प्रोविंशियल इलेक्शन कहते हैं। जो उस टाइम प्रोविंस थे भाई वो इलेक्शन करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1940 में अगस्त ऑफर आता है भाई। क्या आता है? अगस्त ऑफर, उसके बारे में पढ़ेंगे। 42 में क्या होगा भाई? क्रिप्स मिशन आएगा। क्या आएगा? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स कुछ बोलेगा आपको, हर क्रिप्स आप बोलेंगे कि आप हमारा साथ दो वर्ल्ड वॉर में, वो सब बातें हैं इसके अंदर भाई। अब 46 में क्या होगा भाई? 1946 में, सॉरी 1942 में भी होता है भाई। पहले 1942 में क्या आएगा भाई? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया जाता है कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट। भाई 2-3 पॉइंट है इसके बीच में जो रह गए होंगे वो हम क्लास में जब करेंगे वो तो करेंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भाई भारत के इतिहास में घटना घटती चली गई है। ऐसी 1946 में क्या होगा भाई? कैबिनेट मिशन आएगा। क्या आएगा? कैबिनेट मिशन। और 1947 में भाई आप लोग, हम लोग आज़ाद हो जाते हैं और भारत का जो मॉडर्न इतिहास है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इस टाइम कौन होता है? जो वाइसराय की बात करें, माउंट बेटन होते हैं भाई। जो कोई बार क्वेश्चन आया कि लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? ब्रिटिश, तो वो कौन थे? लॉर्ड वाइसराय। तो इसके बाद भाई आपको आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। और भारत का इतिहास, जो मॉडर्न इतिहास है, जो 1707 से लेके 1947 तक चलता है, वो मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, और इसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास, वो भाई यूरोपियन कंट्री से करेंगे कि पुर्तगाली आएंगे और वो सारे लोग आएंगे कि कैसे कैसे वो भारत पर अपना पकड़ बनाते रहेंगे बिजनेस कर करके। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जब यूरोपियन कंट्री भारत में आएगी। थैंक यू।